बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास कैसे आप? आज का जो टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है वो है ऑर्गेनाइजेशन प्लान। सबसे पहले हमने आप बिजनेस प्लान डिस्कस किया, फिर मार्केटिंग प्लान, अब हम करने लगे हैं ऑर्गेनाइजेशन प्लान डिस्कस। एंटरप्रेन्योरशिप में ऑर्गेनाइजेशन प्लान क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि जैसे अब आप ऑर्गेनाइजेशन प्लान जब आप वर्ड सुनते हैं तो आपके दिमाग में दो तीन चीज़ें आती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस इंटरप्रेशन कैसी होगी, इसमें कौन कौन से रिसोर्सेज हायर किए जाएंगे और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे। चलिए आप ऑर्गेनाइजेशन प्लान को डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन प्लान के अंदर इन्वेस्ट डेवलपिंग का मैनेजमेंट टीम, इन्वेस्टर डिमांड करते हैं कि अब जिस बंदे ने आपके बिजनेस में पैसा लगाना है तो वो डिमांड करेगा कि आप जो ह्यूमन रिसोर्स की टीम है वो पार्ट टाइम ना हायर करें, आपके पास फुल टाइम के लिए टीम होनी चाहिए ताकि ये जो वेंचर है इजीली उसको ऑपरेट किया जा सके। जो बिजनेस है उनको जब आप फुल टाइम के लिए हायर करेंगे तो फुल अच्छी सैलरी पे हायर करेंगे। अच्छा, तो अगर आप उनको सैलरी ज़्यादा दे देंगे और अपने अगर आप उनको सैलरी कम देंगे या उनके साथ कुछ इस तरह की कमिटमेंट करेंगे जो आप पूरी ना कर सकें तो वो आपकी लेकर कमिटमेंट है टू बिजनेस। तो ये बड़ा अहम रोल अदा करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में कि अगर उसका एम्प्लॉय खुश है कि नहीं खुश। हमारे पास कई ऐसी फर्म्स हैं जो एंटरप्रेन्योर फर्म जिन्होंने आइडिया क्रिएट किया, उसके अंदर फिर उन्होंने बिजनेस प्लान बनाया, फिर उसको एज अ वेंचर स्टार्ट किया। मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल दूँ, नेटसोल की आप एग्जांपल ले लें, आप फेसबुक की एग्जांपल ले लें, आप गूगल की एग्जांपल ले लें। ठीक है, ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को हाई पे किया है। ठीक है, उनकी हर चीज़ का ख्याल रखें, उनकी मैनेजमेंट को बेस्ट तरीके से मैनेज की है कि उनका एम्प्लॉय का टर्न ओवर रेट सबसे ज़्यादा है। अब उसके बाद बात आ जाती है लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेसेस की। हमने बिजनेस तो स्टार्ट करना है, उसके बाद हमने आइडिया भी देख लिया, हमने बिजनेस प्लान भी देख लिया, हमने मार्केटिंग प्लान भी देख लिया, हमने अब क्या करना है, अपने बिजनेस की फॉर्म चेक करनी है। हालांकि ये चीज़ हमें आपको पहले पढ़ानी चाहिए थी और हम इसको सेकंड में पढ़ा रहे हैं क्योंकि बुक का कंटेंट ऐसा है कि आपने बिजनेस प्लान बना लिया, उसके बाद आपने बिजनेस प्लान का नाम और उसकी लीगलिटी लीगल एस्पेक्ट्स देखने हैं। आप किस किस्म का बिजनेस करना चाह रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप है, सिंगल ऑनर है उस बिजनेस का, अल्टीमेट लाइबिलिटी कंट्रोल है कि वो अकेला मालिक है, वही सब कुछ कंट्रोल करेगा, वही सब डिसीजन लेगा और वही उसके प्रॉफिट और लॉस का जिम्मेदार होगा। पार्टनरशिप है, टू और मोर इंडिविजुअल है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, और ये जो अपने रिसोर्स दो से तीन पार्टनर इकट्ठे अपना रिसोर्स इकट्ठा करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं किसी बिजनेस के अंदर, तो वो जो है उस रिसोर्सेज को ऑन करते हैं। अब पार्टनरशिप के अंदर दो तीन चीज़ें होती हैं। जब आपके पास इन्वेस्टर्स आप लेते हैं ना, तो इन्वेस्टर जो है ना वो क्या करते हैं कि वो आपके साथ एक डील फाइनल करते हैं 60-40% की, 60% आपका, 40% उनका, 70% आपका, 30% उनका, कुछ इस तरह की। तो ये पार्टनरशिप इस चीज़ का नाम है। पार्टनरशिप एक और की टाइप है जिसके अंदर कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ इन्वेस्ट कर देते हैं, वो ये नहीं देखते कि हमने इसको बिजनेस को देखना है, वो ये देख रहे होते हैं कि हमें एट द एंड ऑफ द ईयर जो है प्रॉफिट मिलना चाहिए, और उनको हम स्लीपिंग पार्टनर भी कहते हैं। कॉर्पोरेशन सी, कॉर्पोरेशन मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेशन regulated by statute, treated as a separate legal entity for liability and tax purposes. Factor for choosing an organization type. Taxation, taxes on profit paid through personal tax returns except for corporation. Liability and responsibility for harm to another person or property to conduct dispute. Management decision making authority, continuity and transferability. How a business persists and how it is sold. Expense and formality. Cost, legal responsibility, degree of complexity. जब आप
फैक्ट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टाइप सेलेक्ट करेंगे तो उसमें ये जो आप फैक्टर्स चेक करके ऑर्गेनाइजेशन टाइप सेलेक्ट करेंगे कि टैक्सेशन का क्या उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन है, किस तरह होगी। लाइबिलिटी का मतलब होता है वो चीज़ें जो आपने किसी से उधार ली हैं और उसमें उनको आपने पे बैक करनी है। ठीक है, आपको मैं इसकी बेस्ट एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, आपको मैंने लेक्चर डिलीवर कर दिया। अब आप मेरे पे आपकी ऊपर लाइबिलिटी है इस इंस्टीट्यूट की, इस मेरे एज अ टीचर, कि आप ये लेक्चर सुने, इसको समझें और जब ये पेपर में आए इसका क्वेश्चन तो आप इसको अच्छे तरीके से पे बैक करें मुझे। ठीक हो गया। या हम उसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। मैं ऑलरेडी पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ कि अगर आपने डिग्री ले ली है तो आपके ऊपर लाइबल हो गई ये चीज़ कि आपने पाकिस्तान को रिटर्न बैक करना है। कल जो सेमिनार हुआ था, जो नहीं किसी भी स्टूडेंट ने अटेंड किया, उसमें जो गेस्ट स्पीकर आए थे उन्होंने भी यही बात की थी कि मैं यूएसए में तो काम कर रहा हूँ, तो अब मैंने यूएसए से अपनी एक्सपेंशन की है बिजनेस की, मैं पाकिस्तान की तरफ लेके आ रहा हूँ क्योंकि अब पे बैक करने का टाइम आ गया है पाकिस्तान को। ठीक है, आपकी मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, आपकी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी अच्छी हो, आपके ट्रांसबिलिटी और कंटिन्यूटी, क्या आपके जो बिजनेस के प्रोसेसेस हैं बड़े ट्रांसपेरेंट हो और उसके अंदर ट्रांसपेरेबिलिटी, कोई भी अगर चीज का इशू है, हाउ बिजनेस पोजीशन, हाउ टू सोल्ड, एक्सपेंशन फॉर्मेलिटी, कॉस्ट, लीगल, डिग्री, क्या अगर कोई भी आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं उसमें आपने ये देखना है कि उसके एक्सपेंस क्या है, उसके फॉर्मेलिटी के अंदर लीगल इश्यूज क्या आ सकते हैं, हर चीज़ आपने उसको देखनी है। ये डिस्कशन पॉइंट है, विच ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर हैव द मोस्ट इम्पैक्ट ऑन योर बिजनेस। ये पेपर में सवाल भी आ सकता है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब हम सोल प्रॉपर्टीशिप को, प्रोप्राइटरशिप को हम डिस्कस करते हैं कि उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ऑनर्स हैज अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटीज, उसके बाद पास थ्रू टैक्सेस, पर्सनल टैक्स रिटर्न करता है, ऑनर्स कंट्रोल बिजनेस है, सिंपल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन है, लोवेस्ट कॉस्ट फॉर्म है, एप्रोप्रिएट फॉर स्मॉल सेक्टर स्टार्टअप है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप फ्यूचर में एंटरप्रेन्योरशिप बने या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें तो सोल प्रॉपर्टी अपनी खुद का बिजनेस स्टार्ट करिएगा, उस बिजनेस के खुद आप ऑनर हो, क्योंकि वो आप अपने आप के लिए लाइबिलिटी है, आपने अपने आप को जवाब दे देना है। अगर आप अच्छा बिजनेस परफॉर्म करेंगे तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, आप किसी को क्वेश्चनेबल नहीं है, आंसरेबल भी नहीं है। आप क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी को आंसर नहीं दे सकते, किसी के सामने आंसरेबल नहीं है, कोई आपसे आगे पूछ नहीं सकता। जनरल पार्टनरशिप के अंदर ये है बिजनेस एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पीपल। अच्छा जी, एडवांटेज डिसएडवांटेज ये है कि ऑनर्स आर पर्सनल लाइबिलिटी, पास थ्रू टैक्सेशन, शेयर रिस्क एंड कॉस्ट। अब पार्टनरशिप के अंदर सिंपल चीज़ ये है कि जी आपको इन्वेस्टमेंट तो मिल जाती है, हर चीज़ क्लियर हो जाती है। अगर आप उसका लीगल एस्पेक्ट से फॉलो नहीं करते, एग्रीमेंट साइन नहीं होता, तो ये जो है आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। ठीक है, रिस्क है, जो शेयर रिस्क का मतलब ये है कि दोनों के लिए रिस्क है, दोनों के लिए कॉस्ट इकट्ठी पड़ेगी और आप दोनों के लिए टैक्सेशन से गुजरना जरूरी है। ये भी सिंपल फॉर्म है। और लो कॉस्ट है, लो कॉस्ट इस तरह है कि आप जब आप सोल प्रॉपर्टी सिंगल ओनर होते हैं तो उसमें हर कॉस्ट आप पेयर करते हैं, पार्टनरशिप के अंदर आप नहीं पेयर करते, वो दोनों दो लोग इकट्ठे पेयर करते हैं। लिमिटेड पार्टनरशिप में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। एडवांटेज डिसएडवांटेज ये है कि जनरल एंड लिमिटेड पार्टनर, जनरल पार्टनर रिटर्न बिजनेस रिक्वायर्स अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। इसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी,
incorporated hybrid identity with the trait of corporation and general partnership of sole property. लिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर ना ये प्राइवेट फंड्स होती हैं जिन्होंने अपनी डेब्ट्स जो है ना रिटर्न करनी होती है गवर्नमेंट को। आपने कभी देखा होगा कि बैंकिंग सेक्टर हबी बैंक प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, अच्छा, टेलीनॉर पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड, ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने जो है तो प्राइवेट पर इन्होंने लाइबिलिटीज जो है ना रिटर्न बैक करनी होती है। इसके अंदर एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है? ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है आप एक पार्टनरशिप की, और आप डिस्ट्रीब्यूटिंग करते हैं प्रॉफिट को, और आप लिमिटेड लाइबल होते हैं लाइक कॉरपोरेशन। आपकी जो टैक्सेशन का मामला है वो भी सोल प्रॉपर्टरशिप और पार्टनरशिप की तरह का है। फिर ये लीगल कॉरपोरेशन की बात आ जाती है, सी कॉरपोरेशन, लीगल एंटिटी क्रिएटेड अंडर द लॉज ऑफ इट्स ओन प्रिविलेज और फॉर्म ओन इमेज एंड फॉर्म। तो ये which has its own privilege and the ability distinct from those of its members, C corporation or other. Most businesses do not need to incorporate. Also got regular corporation, most common are for larger companies, limited liability है, complex to form है, complex ownership and management है, create for few reasons, otherwise choose another organization type. Company is taxed, double taxation and issue। ये जो है ना ये बड़ी कॉर्पोरेशंस के लिए है। ये जो जितनी एमएनसीज हैं जो बड़े ग्रुप्स हैं वो वाली ये टाइप को यूज करते हैं। 5 key points to remember: the organization type affects how you business on and run your business. Match your legal structure to business need, tax liability management, continuity and expense. Most common small business type: sole proprietorship, same as the owner. A partnership close to pass through taxation and personal liability. A business plan is the best way to determine organization structure right for your business. अब ये जो थ्री फॉर्म्स ऑफ अपने बिजनेस फॉर्मेशन बड़ी सी ऑनरशिप होती है, इंडिविजुअल होता है, पार्टनरशिप के अंदर नो लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स है, कॉर्पोरेशन के अंदर नॉन लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स है। स्टेक होल्डर कॉर्पोरेशन के अंदर आप शेयर देते हो अपने एम्प्लॉयज़ को, बाहर के लोगों को, क्या आप आपकी कंपनी में आए हो आके इनकॉर्पोरेट करें। फेसबुक एक कॉरपोरेशन बन गया है, गूगल कॉरपोरेशन है, वो INC डॉट लिखा होता है कंपनीज के साथ। लाइबिलिटी ऑफ ओनर है, इंडिविजुअल लाइबल फॉर बिजनेस लाइबिलिटीज, ठीक है। उसके बाद in general partnership, all individual liable for business liabilities. Limited partnership partners are liable for the amount of capital contribution. In limited liability partnership, there is no liability except when negligence exists. Okay, उसके बाद the cost of starting business none other than filing fee for trade name, partnership agreement, legal costs, and minor filing fee for the trade name. Created only by the statute article of incorporation, filing fees, taxes, and fee for the state in which the company is registered to do business। ठीक है, ये टाइप्स हैं, ये याद कर लीजिएगा, इसमें से कुछ भी पॉइंट्स पेपर में आ सकते हैं। फिर दी थ्री फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर्मेशन के अंदर फैक्टर्स आ गए, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, कंप्लीट फ्रीडम है जी सोल प्रॉपर्टरशिप के अंदर, प्रॉपर्टरशिप के अंदर, और पार्टनरशिप के अंदर जनरल पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज हर इंटरेस्ट ओनली विद कंसेंट ऑफ ऑल अदर जनरल पार्टनर्स। लिमिटेड पार्टनर्स कैन सेल इंटरेस्ट विदाउट कंसेंट ऑफ जनरल पार्टनर, नो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन एन LLP।
लॉन्स, अच्छा जी, कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर कैपिटल रेज ओनली बाय द लोन और इंक्रीज कंट्रीब्यूशन बाय प्रोप्राइटर। अच्छा, कॉर्पोरेशन के अंदर मोस्ट फ्लेक्सिबल, ये कॉर्पोरेशन मोस्ट फ्लेक्सिबल स्टॉक होल्डर्स can buy or sell stock at will. Some stock transfer may be restricted by the agreement in S corporation and may be transfer only to individual. आप जो उसके अंदर कैपिटल है वो आप शेयर्स को, स्टॉक को सेल और बॉन्ड को बोरो करके भी रेज कर सकते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें चेक कर लीजिएगा। अच्छा, जितनी फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर्मेशन, मैनेजमेंट कंट्रोल, कॉर्पोरेटशिप के अंदर सब कुछ अपना ही होता है उसका। पार्टनरशिप के अंदर रोल्स डिफाइन होते हैं, इक्वल रोल्स हैं। कॉर्पोरेशन के अंदर स्टॉक होल्डर होते हैं जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से डे टू डे कंट्रोल कर रहे होते हैं मैनेजमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर सेल प्रॉपर, ये सोल प्रॉपर्टरशिप जो है, राइटरशिप जो है, वो रिस्पॉन्सिबल है अकेले ही सब कुछ लॉस का और फायदे का। पार्टनरशिप के अंदर ये है कि आपकी डिपेंड करता है एग्रीमेंट पर इन्वेस्टमेंट में। स्टॉक होल्डर जो है, शेयर होल्डर जो है, वो शेयर प्रॉफिट एंड बाय रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड कहते हैं प्रॉफिट को। ठीक है, ये डिविडेंड जब इनको मिलता है तो उसके मुताबिक वो चीज़ें कर रहे होते हैं। तो उसके बाद आ जाता है अट्रैक्टिवनेस ऑन द रेजिंग कैपिटल डिपेंड्स ऑन कैपेबिलिटी ऑफ proprietor and success of the business depend on the capability of partner and success of a business with limited liability for owners more attractive to investment opportunities. टैक्स इश्यूज आ गए हैं। टैक्स इश्यूज और proprietorship business are the individual or owner not regarded as separate taxing entity. All income pays with the owner's return as a personal income. अगर आप अकेले मालक हैं तो ये आपकी पर्सनल जो है क्या कहते होते हैं टैक्स रिटर्न है जो पर्सनल इनकम के अंदर शो होगी। टैक्स एडवांटेज ये है कि नो डबल टैक्स होगा जब प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नो कैपिटल स्टॉक टैक्स होता है। ठीक है, और टैक्स इशू फॉर पार्टनरशिप, ये टैक्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज सोल प्रोप्राइटरशिप पे होता है। टैक्स इशू फॉर पार्टनरशिप लिमिटेड कंपनी has the advantage of limited liability, treat the same as a limited liability for tax purpose. Tax issue for the corporation can take many deduction expenses not available to proprietorship or partnership. Distribution of dividends is tax wise. Double taxation may be avoided from the income distributed entrepreneurs in the form of salary। कॉरपोरेशन के अंदर टैक्स इशू सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर आपको डिविडेंड भी पे करना पड़ता है। आपने अपनी इनकम जो एंटरप्रेन्योर की इनकम है वो भी आपने डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्ट्रीब्यूट की है वो भी आपने इन द फॉर्म ऑफ सैलरी बतानी है। इस जो कॉरपोरेशन के टैक्सेशन है वो ज़रा कम्प्लेक्स होते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि उनका जो टाइप है ना कॉरपोरेशन वाली जो एज कम्पेयर टू अदर्स वो भी कम्प्लेक्स है। ये अब यूएसए के अकॉर्डिंग है, अब इसको देख लीजिएगा कि कॉर्पोरेट कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग होता है। ऑल इनकम अपेयर, अब मैं जो देखें बात ये है कि टैक्सेशन जो हमेशा होती है वो फिजिकल ईयर के थ्रू होती है। फिजिकल ईयर वो होता है जो फाइनेंशियल ईयर होता है जो स्टेट बैंक फॉलो कर रही होती है। हमारे मुल्क में जो पूरी दुनिया में, हमारे मुल्क में पूरी दुनिया में जो फिजिकल ईयर होता है वो होता है यकम जुलाई, 1 जुलाई से शुरू होता है और वो 30 जून तक रहता है। वो एक फिजिकल ईयर है। उसके दौरान जो भी आपने वेरियस जो लीगल फॉर्म ऑफ टैक्सेशन है बिजनेस की, वो बिजनेस की टैक्सेशन है वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये उसके बाद इनकी इनिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, या आप पढ़ लीजिएगा कि कुछ चीज़ समझ आए तो फिर हम उसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अब आ जाते हैं डिज़ाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। हमने सब चीज़ें डिसाइड कर दी कि जी हमने किस तरह कौन सी टाइप रखनी है बिजनेस की, क्या करना है। तो अब आ जाता है कि बिजनेस की टाइप फाइनल हो गई, नाम फाइनल हो गया, सब कुछ हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने इसको क्या करना है कि हमने अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना है। ऑर्गेनाइजेशन की आज डिज़ाइनिंग करनी है।
कि आपने स्ट्रक्चर क्या रखना है, क्या हायरार्की बनानी है, क्या आपने प्लानिंग की है, क्या आपने एवेल्युएशन का पैटर्न रखा होगा एम्प्लॉयज़ की, क्या आपने रिवार्ड रखे हुए हैं, क्या आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है लोगों को रखने का, फिर आपने ट्रेनिंग्स के लिए क्या चीज़ें सोची हुई हैं जो आपने एम्प्लॉय हायर करना है, फिर आप बिल्डिंग द मैनेजमेंट टीम एंड द सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बड़ा इफेक्ट करता है किसी भी बिजनेस को आगे लेके जाने में। बिल्डिंग द मैनेजमेंट टीम, अब मैनेजमेंट टीम must be able to accomplish three functions: execute the business plan, identify fundamental changes in business as they occur, make adjustment to the plan based on changes in the environment, and be a market that will maintain profitability। जो मैनेजमेंट टीम होती है ना, वो आपकी हर चीज़ को देख रही होती है। मैनेजमेंट टीम ने आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को भी मेंटेन करना है, आपके जो प्लान को एग्जीक्यूट भी करना है और उसमें जो भी चेंजेस आएंगे उसको भी आइडेंटिफाई करना है। और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की हम बात कर रहे थे। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो बड़ा डिपेंड करता है। अगर आप किसी फर्म में काम कर रहे हैं और आपके मैनेजर जो हैं बड़े स्ट्रिक्ट हैं, बड़े रिजिड हैं, और वो आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, तो क्या एम्प्लॉय उस कंडीशंस में अच्छा परफॉर्म करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। वो रिजिड है तो उसको वो रिस्पॉन्स रेट और वो भी रिजिडनेस की तरफ चले जाएगा, वो भी एक कान से सुनेगा दूसरे कान से निकाल देगा। आजकल हर कंपनी गूगल की तरह अपना ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डेवलप कर रही है। कोरोना वायरस की वजह से वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी हर कंपनी को देनी पड़ी। हालांकि ये चीज़ें दुनिया में पहले से अप्लाई हो चुकी हैं कि आप दुनिया के किसी कोने में हो, आप अपना काम परफॉर्म कर सकते हैं। आप लोगों ने भी वर्क फ्रॉम होम क्लास फ्रॉम होम ली है, आपने ऑनलाइन लेक्चर फ्रॉम होम लिए हैं, अभी भी ले रहे हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का ही एक हिस्सा होता है और इससे प्रोडक्टिविटी इन एजुकेशन सेक्टर एज कम्पेयर टू द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर थोड़ी सी कम होती है एजुकेशन सेक्टर में। पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है। पर एक इशू है, इशू ये है कि घर के अंदर एनवायरनमेंट नहीं होता बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो एनवायरनमेंट है ना, वो बड़ा इम्पेक्ट करता है, अफेक्ट करता है किसी भी परफॉर्मेंस को लेने के लिए। ठीक है, घर के अंदर जो एम्प्लॉय है वो प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकेगा जिस तरह वो ऑफिस में आके कर सकता है। एम्प्लॉयज डिजायर कल्चर मस्ट बी मैच बिजनेस स्ट्रेटजी आउटलाइन द बिजनेस प्लान, एम्प्लॉयज मस्ट बी मोटिवेटेड एंड रिवार्ड फॉर गुड वर्क। रिवार्ड का सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी इंसान को मोटिवेट करने के लिए। मैं आपका टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट्स हो, मैं आपको मोटिवेट करने के लिए रिवार्ड सिस्टम बनाता हूँ कि अगर आप क्लास में पार्टिसिपेशन करेंगे तो आपको मैं ये मार्क्स दे दूंगा, अगर आप केवल सेमिनार अटेंड करेंगे तो आपको मैं ये मार्क्स दे दूंगा, अगर मैं आपको ये असाइनमेंट कर रहा हूँ उसको टाइम से इतना कर लेंगे ये मार्क्स दे दूंगा। ये तो गूगल स्टूडेंट और टीचर का। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी टारगेट्स के ऊपर होता है कि आप अगर ये करेंगे तो हम आपको इतने पैसे देंगे, अगर आप ये टारगेट अचीव करेंगे तो हम आपको इतने पैसे देंगे। एंटरप्रेन्योर शुड बी फ्लेक्सिबल टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स। एंटरप्रेन्योर्स हमने पहले बात की थी, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो रिजिड होगा तो बिजनेस कैसे होगा। स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम इन द हायरिंग प्रोसेस, अच्छे से अच्छा रिसोर्स हायर करें, अच्छा टाइम लगाएं। जितना अच्छा रिसोर्स होगा उतनी ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस है। कोर वैल्यूज और appropriate tools must be provided for employees effectively complete their job। हर कंपनी के ना एक सीओसी होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट, वो कोर्स वैल्यूज होती हैं। अगर वो कोई भी एम्प्लॉय क्लीन नहीं करता ना तो वो इंटेग्रिटी के अंदर आ जाता है।
बेसिकली कहते हैं कि आपका काम करने का तरीका, आप चीट तरीके से तो नहीं काम कर रहे हैं, आप अपने काम में मुनाफिकत तो नहीं कर रहे, ये बड़ी चीज़। और कोर वैल्यूज़ को एप्रोप्रिएट रखना चाहिए। The role of board director. The function of board director is reviewing operating and capital budget, developing long-term strategic plan and for growth and retention, scoping day-to-day activities, resolving conflict among owners and shareholders, ensuring the proper use of assets, developing a network of information source of for entrepreneurs. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या रोल होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है ना वो आपके डिसीजन बना रही होती है, आपकी स्ट्रेटेजिकल डिसीजन बना रही होती है, लॉन्ग टर्म डिसीजन बना रही होती है, शॉर्ट टर्म बना रही होती है, फिर आपके वो डे टू डे जो एक्टिविटीज हो रही है उसमें आपको स्कोर कर रही होती है, यहाँ पे आपस में कंफ्लिक्ट शेयर होल्डर्स के और ऑनर्स के जो कंफ्लिक्ट है वो खत्म कर रहे होते हैं, फिर प्रॉपर यूज ऑफ एसेट कर रहे होते हैं, फिर कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स को चाहिए, नेटवर्क बनाना चाहिए। अगर ये चीज़ें ना होना तो ये काम खराबी की तरफ जाता है। ठीक है। वो इस तरह कि हर कंपनी, जितनी अगर बड़ी कंपनीज का नाम ले रहे जो मल्टीनेशनल है, उनके डायरेक्टर्स भी होते हैं, उनका एक सीईओ होता है, एक कंट्री डायरेक्टर होता है, फिर एक जो पेरेंट कंपनी है उनकी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो फिर हर मुल्क के अंदर देखते हैं कि कहाँ पे कोई इश्यूज आ रहे हैं, फिर डिसीजन करते हैं। और हर फिर डिसीजन एक तो होता है यूनिफॉर्म डिसीजन, कोड ऑफ कंडक्ट हर कंपनी की किसी भी मुल्क में होंगे तो सेम होंगे। तो कुछ डिसीजन होते हैं जो हर मुल्क का कंट्री हेड उस मुल्क की कंडीशन देखते हुए, एम्प्लॉयज का बिहेवियर देखते हुए कर रहा होता है। ये भी बड़ा है इम्पोर्टेंट रोल है। दे मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द, ये अब अमेरिका का है, ये मुझे नहीं पता, चलो पढ़ लेते हैं। ability to work with diverse perspectives to the venture mission, ability to the understand the market environment, ability to contribute important skills to the new ventures, achievement planning goals, ability to show good judgment in business decision making। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, ये फॉलोइंग क्राइटेरियाज को मीट करनी चाहिए। अगर ये मीट नहीं करेंगे तो ये अच्छे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बन रहे। अब बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स, एडवाइजर्स क्या होते हैं? दीस आर ओनली इन एडवाइजरी कैपेसिटी, नो लीगल स्टेटस, likely to meet less frequently, less useful in family business. Selection process is similar to the process for the selection of board of directors. Advisors may compensate compensated as per meeting basis on stock or stock options। बोर्ड एडवाइजर्स क्या होते हैं? इस यूनिवर्सिटी में इन्हें भी कई एडवाइजर्स रहते हैं। ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन के पास अपने एडवाइजर्स होते हैं, वो सिर्फ उनको बिजनेस की एडवाइस करते हैं कि आप अगर ये चीज़ इस तरह कर लें, जो आप करने जा रहे हैं उसको थोड़ा सा चेंज करके इस तरह कर लें तो ये आपके लिए बेनिफिट्स भी होगा। फिर organization and use of advisors. Outside advisors are usually used as needed as needed basis. They can become a part of organizations and need to be managed. The relationship between the entrepreneur and the outside world can be enhanced by the involvement through the early stage। हमने लास्ट बिजनेस प्लान में एक चीज़ डिस्कस भी की थी कि एडवाइजर्स आप हायर कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। इवन आफ्टर हायरिंग एडवाइजर द एंटरप्रेन्योर शुड क्वेश्चन देयर एडवाइस। इसके अंदर एक चीज़ हमको मैं भूल गया और आपको बताना कि जो एडवाइजर्स होते हैं उनको आप जो सैलरी देते हैं ना, उनको शेयर्स की सूरत में देते हैं, क्या उनसे शेयर लेते हैं। ठीक है। तो ये आज का बिजनेस प्लान था, इसको आप रीड कर लीजिएगा। अगर कोई इशू क्यूरीज हो तो क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। इसके बाद अब लास्ट टॉपिक होगा आपका फाइनेंशियल प्लान और फिर आप गेट की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अपना और अपने घर वालों को सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।